हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील। आज हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो सुपर टेट और यूपी टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का कौन सा संज्ञा है? लड़का कौन सा संज्ञा है? तो लड़का इसमें जो होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञाएं होती कितनी हैं? संज्ञा जो होती है वह 5 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। पांचों के हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनमें केवल एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध होता है। जैसे तुलसीदास हो गए, एक ही व्यक्ति जो थे लेखक तुलसीदास, उन्हीं के बारे में इसमें केवल चर्चा हो रही है। तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जैसे स्थान हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य जो है एक ही राज्य है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक के जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे मान लो कि गंगा नदी हो गई, तो एक ही नदी न है पूरे विश्व में। फिर जैसे कोई राम का नाम ले लो, राम केवल एक ही है ना, अलग नहीं न है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जानते ही हैं, जिसमें एक जाति का समूह होता है, जिसमें केवल एक जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का का हम नाम ले रहे हैं, लड़का, तो लड़का नाम लेने से हमें पूरे लड़के जाति की बोध हो जा रही है। जैसे हम लड़की नाम ले रहे हैं तो पूरी लड़कियों का बोध हो रहा है, यानी कि लड़की पूरी जाति का बोध हो जा रहा है। जैसे हम पिता का नाम ले रहे हैं तो सबके पिताओं का बोध हो जा रहा है। ठीक है। और इसमें एक होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जानते हैं क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिसमें भाव का बोध होता है। जैसे मान लो कि सुंदरता, सुंदरता को हम क्या करते हैं? महसूस ही न कर सकते हैं। हरियाली को महसूस कर सकते हैं, सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। यानी हम महसूस का मतलब भाव प्रकट करना, यानी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। एक होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में कुछ लोग जो एकत्रित होते हैं उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड हो गया, भीड़ हो गया, सभा हो गया, ठीक है, दल हो गया, यह सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। एक और हमारा संज्ञा बच रहा है, कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसको हम नाप और तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम नाप और तौल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, नाप तौल सकते हैं। फिर इसके बाद से सोना हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, ये सब क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए, ये 5 संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा कितने होते हैं? 5। पांचों को हमने डिस्कस कर दिया। अब जो है हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार की होती है? यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं आप लोग? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। हम 6 सर्वनाम पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। इसमें पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है कि जो खुद के बारे में बात करता है। जैसे मैं हूं ना, मैं अपने बारे में यदि बात करूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। जैसे मैं लगा रहा हूं तो मैं अपने लिए लगा रहा हूं, मैं सर्वनाम जो लगा रहा हूं वो अपने लिए लगा रहा हूं, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हम किसके लिए लगा रहे हैं? अपने के लिए। तो अपने लिए जो सर्वनाम प्रयोग करते हैं वह क्या होता है? वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जैसे दो व्यक्ति हैं ना आमने सामने, तो आप दूसरे व्यक्ति से जिससे आप कह रहे हैं उसको आप नाम न लेकर आप का प्रयोग कर रहे हैं या तुम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? या तू का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह क्या है? यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है? दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे मतलब श्रोता, वक्ता और श्रोता, वक्ता यानी खुद, श्रोता यानी सुनने वाला, और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बहुत अच्छा खेलता था, तो वह वहाँ पे है नहीं, उसको इशारा करके दिखाया जा रहा है कि वह बहुत अच्छा खेलता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह हो गया, वे हो गया, ये सब हो गए, तो ये सब क्या है? अन्य पुरुष हैं। ठीक है। और इसमें दूसरा सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 ही सर्वनाम प्रयोग होते हैं अक्सर, यह और वह। जैसे यह कुर्सी है, हम फिक्स करके बता रहे हैं कि यह कुर्सी ही है। ठीक है। यह कुर्सी है, यह बस है, वह लड़का है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में हम यह और वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ सर्वनाम का प्रयोग होता है। किसका? कोई और कुछ सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई दरवाजा पर खड़ा है, कोई दरवाजा पर खड़ा है, तो कोई क्या है? कोई, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग, सॉरी, कोई दरवाजा पर खड़ा है, और इसमें ये देखेंगे अनिश्चयवाचक है ना। हाँ, कोई दरवाजा पर खड़ा है। अगला इसमें देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह संबंध जोड़ने का काम करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि किसी भी वाक्य में क्या सर्वनाम का प्रयोग होता है, क्या यानी प्रश्न करने की इसमें प्रक्रिया होती है। जैसे क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। क्यों पढ़ रहे हो, तो इसमें क्यों जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया है, तो कौन इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम स्वयं और खुद के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि उसे मत छेड़ो, अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप वह काम कर ले रहा है, अपने आप चला जाएगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि नहीं है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। एक होती है व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। और एक होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, संधि, स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पांचों के बारे में हम नाम बता दे रहे हैं और इसका डिटेल जो है अगले वीडियो में हम बता देंगे स्वर संधि का। ठीक है।
एक होता है स्वर संधि में कौन सा, एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। 5 स्वर संधियां होती हैं। ठीक है। अच्छा इसमें हाँ सही है, 5 स्वर संधि होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हो गया। निम्न में अकर्मक क्रिया है। अच्छा क्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। दोनों पे मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अकर्मक क्रिया क्या होती है, किसी भी वाक्य में जिसमें कर्म न होता हो, किसी भी कोई वाक्य है यदि उसमें कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न दिखे तो वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। वैसे क्रिया मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जो होती है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब किसी वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से हो सकता है, यानी कि वह लिखा भी जा सकता है और वह बिना लिखे भी उसको समझा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में अकर्मक क्रिया है पढ़ना, गाना, सोना, खाना। ये देखो क्रिया है। ठीक है। तो इसमें हमें पहचानना है कि इसमें कौन अकर्मक क्रिया है, यानी कि इसमें 3 सकर्मक क्रिया होंगी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप इसमें छिपा हुआ है ना। जैसे पढ़ना, इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा। पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है और ये कौन सी क्रिया है, यह सकर्मक क्रिया है। मैंने आपसे कहा कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हम कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे वह पत्र हो सकता है, चाहे वह किताब हो सकता है, चाहे वह समाचार पत्र हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से है। पढ़ना का मतलब कुछ ना कुछ पढ़ेगा। दूसरा इसमें बी वाला ऑप्शन देखिए, गाना क्या है, यह भी यह भी एक क्या है, सकर्मक क्रिया है। मैंने बोल दिया गाना का मतलब गीत गाना, बिरहा गाना, भोजपुरी गाना, कुछ भी हो सकता है, यानी गाने में इसमें भी कर्म जो आएगा वह इस सकर्मक क्रिया में आएगा। सोना में हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या सोना में हमें नहीं पता चल रहा है। खाना में यदि खाना हम नाम ले रहे हैं तो इसमें कुछ भी खा सकते हैं, हो सकता है छोला खा लें, हो सकता है चाउमीन खा लें, हो सकता है खाना खा लें, कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, सोना जो है इसका सही जवाब होगा कि अकर्मक क्रिया इसमें क्या है, सोना। पढ़ना, गाना, खाना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की, एक अकर्मक और एक सकर्मक। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको देखिएगा। सॉरी यार, पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। निम्न में कौन सा शब्द एक वचन है, निम्न में कौन सा शब्द एक वचन है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कौन सा एक वचन है, तो बताइएगा, जवाब दीजिए तो थोड़ा हम भी देखें। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है।
देखिए, हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। चलिए सॉरी संस्कृत में कितने होते हैं? तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे हम शब्द लिखवा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, जो हमेशा नित्य यानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे जनता हो गया, इसमें सही इसका जवाब होगा जनता ही। जनता हो गया, सामग्री हो गया, सामग्री कौन सा वचन है? एक वचन। सोना हो गया, सोना कौन सा वचन है? एक वचन। सामान हो गया, एक वचन। क्षमा एक वचन। दान, वर्षा, दूध, पानी, लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं ना, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब भी एक वचन होता है। प्रेम, प्रेम यानी कि एक तरह से आप लोग ये सोच लीजिए कि भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं वह हद तक एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, क्रोध हो गया, क्षमा हो गया, ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसको आप लोग कहीं जो है वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपका फंसता है 100%। अब देखिए, ये दर्शन जो हो गए ये बहुवचन है, होश हो गया बहुवचन है, प्राण हो गया बहुवचन है। इसके अलावा दाम, दाम क्या है? बहुवचन है। आंसू, आंसू निकल पड़े ना कि निकल गया? आंसू निकल पड़े, यह भी बहुवचन हो गया। लोग जो होता है लोग, यह भी बहुवचन है। अक्षत बहुवचन है। होश बहुवचन है। समाचार, समाचार बहुवचन है। हस्ताक्षर बहुवचन है। दर्शक बहुवचन है। केस बहुवचन। रोम, रोम जो शरीर पे रोम होता है ना, वही रोम यानी बाल वाला रोम, रोम बहुवचन है। अश्रु, अश्रु यानी आंसू या अश्रु दोनों बात एक ही है, ठीक है, यह भी बहुवचन है। फिर बाल, बाल देखते हैं एक बाल होता है, बहुत से बाल हैं सर पे यार, ठीक है, तो ये क्या है? बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्योम का पर्यायवाची नहीं है, व्योम का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका क्या होगा? आप थोड़ा बताइएगा। व्योम का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को भी व्योम कहते हैं, अंबर को भी कहते हैं, नभ को भी कहते हैं, लेकिन पीयूष किसका पर्यायवाची है? पीयूष तो नहीं है, यही इसका आंसर सही है, पीयूष ही इसका आंसर सही है। लेकिन पीयूष किसकी पर्यायवाची है? यह अमृत का पर्यायवाची है। किसका? अमृत का। इसको, इसका अमृत का पर्यायवाची अमी भी होता है, सोम भी होता है। क्या होता है? सोम, ठीक है। अमीय, अमी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। अमीय भी होता है, सुधा भी होता है। क्या होता है? सुधा भी होता है। और पीयूष तो मैं लिखा ही हूँ, अमृत जानते ही हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। एक बार मैं फिर से अमृत का पर्यायवाची रिपीट कर रहा हूँ। अमृत का पर्यायवाची अमी होता है, सोम होता है, अमीय होता है, सुधा होता है, पीयूष तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। निम्न में कौन सा पर्यायवाची, निम्न में कौन सा विलोम, विलोम शब्द नहीं है, विलोम का सही मिलान नहीं है। निम्न में कौन सा विलोम का सही मिलान नहीं है? अच्छा, आविर्भाव, तिरोभाव, ये तो सही है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। और जड़ का चेतन, ये तीनों सही हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सही हैं। आविर्भाव का तिरोभाव, जंगम स्थावर का विलोम होता है, चेतन जड़ का विलोम होता है। लेकिन समास का विलोम क्या होता है भाई? समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। और संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद।
लिख लेना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, संधि का विलोम विच्छेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। 8वां, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक आप लोग जानते होंगे कि कारक कितने, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, 8 के नाम जानते हैं? जानते हैं? चलिए, एक कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, एक करण कारक होता है, एक संप्रदान कारक होता है, एक अपादान कारक होता है, एक संबंध कारक होता है, एक अधिकरण कारक होता है और एक क्या होता है? संबोधन कारक होता है। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 5 ऑप्शन में दिया है। 5 क्या होता है? संज्ञा जो 5 प्रकार की होती हैं। मैंने पहले ही नाम बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम मैंने 6 प्रकार का बताया था। सर्वनाम कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद मैंने 3 क्या पढ़ाया था? 3 संधि पढ़ाया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, इसी तरह से हम लोग रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितनी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में थी? देखिए, इसमें कई क्वेश्चन पूछता है, सभी क्वेश्चन पे हम बारी बारी चर्चा कर दे रहे हैं। इसमें कई क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल 14 ही भाषा थी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14 ही भाषा थी, 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, एक इसमें संविधान संशोधन होता है, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक इसमें कितनी भाषाएं बढ़ी हैं? देखिए, 6 2 8 8 भाषाएं इसमें बढ़ी हैं। 8 भाषा पे हम चर्चा करते हैं। एक संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। अब भाषा सिंधी जोड़ दी गई तो कितनी भाषाएं हो गई? 15। ठीक है, एक बढ़ी है, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। फिर इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 71वां। कौन सा? 71वां। कब हुआ था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। इसका एक सूत्र है न म क। न से क्या होता है? नेपाली, म से मणिपुरी और क से क्या होता है? कोंकणी। यानी कि 3 भाषा, 15 और 3 क्या हो गया? 18। 15 3 18, 4 भाषा और जोड़ी गई। और वह कौन सी संविधान संशोधन से? बताइए। सॉरी भाई, हाँ, क्या है? 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ा गया। कितना से? 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ा गया। और ये कब हुआ था? 2003 में। याद रखिएगा, आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कहीं खोजने पे जल्दी मिलेगा नहीं, मिलता है लेकिन जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, और इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। एक जोड़ी गई थी मैथिली, एक जोड़ी गई थी संथाली, एक जोड़ी गई थी डोंगरी। ठीक है, और एक जोड़ी गई थी बोडो। यानी कि ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ क्या?
हिंदी से संबंधित थी। यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हिंदी पहली बार देवनागरी लिपि में कब लागू हुआ था? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा स्वर कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है कौन सा? ये ओ बोला जाता है। कौन सा? ओ बोला जाता है। वैसे आप लोगों ने स्वर पढ़ा होगा, स्वर के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं क्या? हाँ, स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्वर होते कितने हैं? स्वर 11 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और इनको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और एक होता है क्या? दीर्घ स्वर, या इसको संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं। संधि स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 स्वरों के मेल से बना है। दीर्घ स्वर जो होता है इसको संधि स्वर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। ये 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और थोड़ा सा हम दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछता है। दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? दीर्घ स्वर या संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सजाती स्वर, सजातीय स्वर। इसमें आएगा आ आएगा, बड़ी ई आएगी और एक बड़ा ऊ आएगा। सजाती स्वर यानी कि एक ही बिरादरी से मिलकर ये बड़ा हुआ है। जैसे अ धन अ से मिलकर बना है तो क्या होगा? आ होगा। अ धन अ से मिलकर आ, ई धन ई से मिलकर बड़ी, ऊ धन ऊ से मिलकर बड़ा ऊ। ठीक है, और इसमें एक होता है विजाती स्वर, यानी कि भिन्न बिरादरी से, भिन्न स्वर से जो मिलकर बना है उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विजाती स्वर। इसमें होता है ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है। थोड़ा समय इसको और चर्चा करेंगे। औ होता है, ठीक है, औ होता है, ठीक है। इसमें और हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें बोलने के आधार पे यदि देखा जाए तो मुझे बताइए, अ को कैसे बोला जाता है? कंठ से, ई को तालु से, ऊ को ओष्ठ से और री को मूर्धा से। ठीक है, यदि इसी के जगह पे मैं कह दूं कि आ कैसे बोला जाता है, तो ये कंठ से अ बोला जाता है, तो आ भी कंठ से बोला जाएगा। क्योंकि अ और अ से मिला है तो हमारे शरीर में, हमारे गला में जो है एक ही कंठ है ना, तो हम एक ही बार नाम लेंगे, क्यों 2 बार नाम लें? ठीक है, ये बड़ी ई किससे मिलकर बना है? ये तालु से मिलकर बना है, तालु से। ठीक है, और बड़ा ऊ कैसे मिलकर बना है? ये भी तालु से मिलकर बना है, तालु से। ठीक है, सॉरी, बड़ा ऊ जो मिलकर बना है ओष्ठ से। गलती हो गई भाई, बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? ओष्ठ से। फिर से मैं बता देता हूँ, आ जो आ बोला जाता है वह कंठ से बोला जाता है, बड़ी ई तालु से, बड़ा ऊ ओष्ठ से। उसी तरह से अ कंठ से, ई जो बोला जाता है वह तालु से और ऊ
ओष्ठ से और री मूर्धा से। थोड़ा सा और समझिएगा। एक इसमें आप लोगों ने पढ़ा है ए, रुक जाइए मिटाकर मैं फिर से वो कर रहा हूँ। एक पढ़ा है आप लोगों ने ए, तो ए किससे मिलकर बनता है जानते हैं? अ धन ई से, अ धन ई से। तो अ कैसे बोला जाता है? कंठ से, ये कंठ से और ये तालु से, ये तालु से। तो कंठ तालु यानी कि ए कैसे बोला जाएगा? कंठ तालु कह सकते हैं या कंठ तालव्य कह सकते हैं। इसी तरह से आई भी होता है, उसको भी कंठ तालव्य से बोला जाता है। एक और इसमें और मैं बता देता हूँ, सॉरी, ओ या औ दोनों बात एक ही है, ठीक है। ओ किससे मिलकर बना है? अ धन उ से, अ धन उ से। तो इसको बोला जाता है कंठ से और उ को बोला जाता है किससे? ओष्ठ से। तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, ठीक है। तो ओ जो बोला जाता है कंठोष्ठ से और औ जो बोला जाता है वो भी कंठोष्ठ। एक और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि ये ए किससे मिलकर बना है, ये औ किससे मिलकर बना है? तो क्या आप बता सकते हैं? ए मिलकर बना है अ धन किससे? ए से। ओ किससे मिलकर बना है? अ धन ओ से, ये अ बना है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कंठोष्ठ ओष्ठ से बोला जाता है। ये किसे बोला जाता है? ये कंठतालु से बोला जाता है, ठीक है। तो स्वर भी हम एक तरह से सरसरी निगाह में ख़त्म किया हूँ और मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। ये हमारी पहली क्लास है, इसमें हो सकता है बहुत सारी त्रुटियाँ हुई हों, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यह मेरी पहली क्लास है। धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। पहली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों।